हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लर्निंग क्लासेस में। यह हमारी एमपीपीएनएसटी बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है क्या, मानव जनन। मानव जनन से आज हम पढ़ने वाले हैं अंडाणु जो है वो कैसे मोचित होता है, कैसे अंडाशय से। तो उसके लिए अपन को क्या देखना पड़ेगा, अंडाशय की आंतरिक काट। ठीक, आंतरिक काट देखेंगे अपन अंडाशय की, या अरेखीय काट कह दो। ठीक, तो यदि आपने कल वाली वीडियो नहीं देखे हो, oogenesis मतलब कि अंडाणु जनन की प्रक्रिया, तो आप उसको देख लीजिए। क्यों देख लीजिए? क्योंकि यदि आप उस वाली वीडियो को देख लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? अंडाशय की क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है नहीं? अंडाशय की अरेखीय काट है ना। देखिए, ये अंडाशय की संरचना बनाए हमने, आंतरिक संरचना दिखा रहे हैं हम। हमने आपको बताया था कि जो अंडाशय होता है उसका आंतरिक पूरा भाग क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। तो ये पूरा भाग क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रोमा, है ना। फिर हमने तुमको बोले थे कि इसमें बीच में होता है मेड्यूला, तो ये वाला भाग है क्या, मेड्यूला। और बाहरी भाग, स्ट्रोमा का बाहरी भाग कहलाता है कॉर्टेक्स, तो ये हो जाएगा कॉर्टेक्स। ठीक, पूरा का पूरा स्ट्रोमा दो भागों से बना होता है, आंतरिक मेड्यूला और बाहरी कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स भाग होता है वहां पर पाई जाती है ओवेरियन फॉलिकल। ठीक, मतलब अपन को यहाँ ओवेरियन फॉलिकल को ही देखना है। क्लियर हो गया इतना? देखिए, ये जो बीच वाला भाग है वो मेड्यूला है। तो मेड्यूला में हमने आपको बताया था कि क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, रक्त वाहिकाएं। तो ये हो गई क्या, रक्त वाहिकाएं। ठीक, रक्त वाहिकाएं। और ये बाहरी भाग कहलाता है बाहरी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स भाग में क्या होता है कि जो फॉलिकल्स होती हैं वो ग्रो करती हैं। ठीक, जैसे अपन ने कल oogenesis की प्रक्रिया में क्या पढ़े थे कि एक फीमेल फीटस जो है वो मम्मी की गर्भाशय में होती है, तभी से oogenesis की प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है। तो वो प्राइमरी फॉलिकल बनाती है और प्रक्रिया स्टॉप हो जाती है। फिर जब वो जन्म ले लेगा, फिर प्यूबर्टी आ जाएगी, तब सेकेंडरी फॉलिकल बनती है ना। तो देखो, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल से क्या बनी थी, ग्राफियन फॉलिकल बनी थी, ग्राफियन पुटअप कह दो। और उसी ग्राफियन फॉलिकल से ओवुलेशन होता है, मतलब अंडाणु मोचित हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं, अंडोत्सर्गी या ओवुलेशन। ठीक, देखिएगा, ये बना दिए हमने प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है, ये प्राइमरी oocyte है, और इसके आसपास ये जो सेल बना रहे हैं ये है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, इस पूरी संरचना को एक साथ क्या कह देते हो, प्राइमरी फॉलिकल, सॉरी फॉलिकल कह देते हैं। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में बदल जाती है। तो सेकेंडरी फॉलिकल में हमने क्या देखे थे कि अंदर तो प्राइमरी oocyte ही है, अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte ही होता है, लेकिन जो ग्रेनुलोसा सेल होती है वो मल्टीपल ऑफ ग्रेनुलोसा सेल हो जाती है। क्या हो जाती है, मल्टीपल ऑफ ग्रेनुलोसा सेल।
मतलब अब इसकी बस एक लेयर नहीं है, बहुत सारी लेयर है ग्रेनुलोसा सेल की। ठीक, और साथ ही एक और संरचना यहाँ बन जाती है जिसको कह देते हैं थीका। आसपास किसका आवरण हो जाता है? थीका सेल का। ये क्या है अपनी? ये है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक, अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो टर्सरी फॉलिकल में चेंज होगी। जो टर्सरी फॉलिकल होती है, यहां देखो, सेकेंडरी फॉलिकल में कौन सी प्रक्रिया होती है? सेकेंडरी फॉलिकल में कौन सी प्रक्रिया होती है बताइए, oogenesis पढ़ के आए हो तो। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अभी क्या है? अंदर है प्राइमरी oocyte, तो इसमें म्योसिस 1 होता है, तो अंदर बन जाएगा सेकेंडरी oocyte। क्या बन जाएगा? ये है प्राइमरी oocyte। ठीक, ये भी है प्राइमरी oocyte, और अब ये प्राइमरी oocyte क्या में चेंज हो जाता है? सेकेंडरी oocyte में। तो ये बन गया सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। अब इसके आसपास जो ग्रेनुलोसा सेल है वो एक जगह से थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, है ना, और वहां पर एक संधि स्थल बन जाएगा जिसको कह देते हैं एंड्रम। क्या बन जाती है? एक कैविटी बन जाती है यहाँ, इसको क्या कह देते हैं? एंड्रम। मतलब टर्सरी फॉलिकल का क्या है? ये विशेष लक्षण है, काय का निर्माण होना? एंड्रम का निर्माण होना। तो देखिए ये सेकेंडरी oocyte, यहाँ काय का निर्माण हो जाता है? एंड्रम का। यही देखे थे अपन ने कल, ये एंट्रम, और साथ में यहाँ पर क्या होती है? पोलर बॉडी भी होती है। इसकी जो थीका सेल थी, यहाँ थीका सेल बनी थी सेकेंडरी फॉलिकल में। अब यहाँ जो थीका है वो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना बना लेती है, तो ये हो जाएंगे थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, डबल लेयर हो गई। अब यहाँ ये है अपना क्या? ये है टर्सरी फॉलिकल। फॉलिकल जो टर्सरी फॉलिकल है उसमें फिर से मेयोसिस क्या होगा? सेकंड, और मेटाफेज सेकंड में आके रुक जाता है, ये बताए थे हमने आपको। तो इसके अंदर देखो मेयोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं तो नहीं हुआ है ना, तो अंदर सेकेंडरी oocyte ही रहेगा, ये सेकेंडरी oocyte ही है। ठीक, ओके, सेकेंडरी oocyte ही रहेगा। यहां पर बात ऐसी हो गई है अब कि सेकेंडरी oocyte के आसपास में कुछ लेयर बन गई है कवरिंग। एक पारदर्शी लेयर है जिसको जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। क्या कह देते हो? जोना पेल्यूसिडा। और क्या है ये? जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के बाहर एक और लेयर होती है कवरिंग, जिसको कह देते हैं कोरोना रेडिएटा। तो जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा का यहाँ क्या हो जाता है? निर्माण। ये है कोरोना रेडिएटा। ठीक, अब देखिए क्या थी? ये ग्राफियन फॉलिकल थी, तो ग्राफियन फॉलिकल रहेंगी ही रहेंगी। ये है ग्राफियन फॉलिकल। नहीं, क्या क्या बोलते रहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल। ग्राफियन फॉलिकल में ये ग्रेनुलोसा सेल है, और यहाँ पर जो एंट्रम एक कैविटी बनी थी, अब वो एक बड़ी कैविटी बन चुकी है, ये इस तरीके से। ठीक, और थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना तो यहाँ रहेंगे। इससे ये बना, इसको क्या कह देते हो? ग्राफियन
फॉलिकल। ठीक है, क्या कह दोगे? ग्राफियन फॉलिकल कह दोगे। और ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये सेकेंडरी oocyte ही है। क्या है ये? सेकेंडरी oocyte ही है ना। लेकिन यही सेकेंडरी oocyte आगे चल के क्या बनाएगा? ओवम। तो यही बोल देते हैं कि इसी के निकलने की प्रक्रिया ओवम ही बनाएगा, तो अभी से ही कह लो ओवम। इसके निकलने की प्रक्रिया को ओवुलेशन कह देते हैं या अंडोत्सर्ग कह देते हैं। तो अब देखो क्या होगा कि ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फट गई। एक्चुअल में हमको यहीं पर कर देना था वो, लेकिन ना अपना डायग्राम ही नहीं दिखता ना। फिर ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फट गई, पिचक गई। क्यों पिचकी? क्योंकि यहाँ पर कौन सा हार्मोन आया? LH का लेवल बढ़ गया। तो ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगी। लेवल ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, अभी सिखाएंगे कैसे। ये ग्राफियन फॉलिकल फट गई और इससे अंडाणु जो है वो बाहर निकल गया। अब देखो, जब अंडाणु बाहर निकला तो ये है अंडाणु। जब यहां से बाहर निकलेगा ऐसे, है ना। तो ये है क्या? सेकेंडरी oocyte। इसके आसपास ये है जोना पेल्यूसिडा और इसके आसपास ये है क्या? कोरोना रेडिएटा। इसको क्या कह दोगे? अंडाणु। लेकिन बता दें कि ये एक्चुअल में अभी अंडाणु नहीं है। दिख रहा है क्लियर नीचे? दिख रहा है। ये अभी सेकेंडरी oocyte ही है। इसके अंदर क्या है? ये है सेकेंडरी oocyte। अंडाणु मोचित हो गया यहां से, तो अंडाणु के मोचन की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडाशय से अंडाणु के मोचन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाती है। अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाती है। क्लियर हो गया? अब देखिए, इससे इतना जो भाग है वो बाहर निकल गया, ये अंडाणु, और ये बचा हुआ भाग है जैसे कि क्या है? ग्रेनुलोसा सेल है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना है। तो ये इस तरीके से अब ये पिचक गया बेचारा। तो ये जो है वो है अपनी कार्पस ल्यूटियम। क्या है ये? कार्पस ल्यूटियम। कैसे याद रखोगे? ग्राफियन फॉलिकल लुट गई, बर्बाद हो गई। ग्राफियन फॉलिकल लुट गई, तो लुटने के बाद ये कार्पस ल्यूटियम ही बनाएगी, लुटने वाली ल्यूटियम। तो क्या कह दोगे? कार्पस ल्यूटियम। अब इसको लूटने कौन आया था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया था। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने आके ग्राफियन फॉलिकल को लूट लिया, तो अंडाणु बाहर निकल गया और कार्पस ल्यूटियम बच गई। अब ये कार्पस ल्यूटियम ना टोटल 7 दिन तक रहती है और 7 दिन तक रह के खूब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगी और उसके बाद हाश हो जाएगा इसका। धीरे धीरे छोटी छोटी होके पिचक जाएगी बेचारी, रहेगी नहीं फिर। समझ गए? और देखो, हमने आपको बताया था जैसे अंडोत्सर्ग होता है तो फिम्बरी कैप्चर कर लेती है अंडाणु को, फिर ये कहाँ पहुंच जाएगा? एम्प्यूला में। निषेचन हुआ तो प्रेगनेंसी, निषेचन नहीं हुआ तो आर्तव चक्र आएगा। ठीक, तो ये है अपनी अंडाशय की अरेखित गांठ। अच्छा, ऐसा नहीं समझ लेना तुम कि हमने इस डायगोन को, प्राइमरी फॉलिकल को यहाँ, सेकेंडरी को यहाँ, टर्सरी को ऐसे ऐसे बनाया है तो ये ऐसे घूमते रहती होगी पूरे में। नहीं, यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल है तो यही चेंज हुई है सेकेंडरी फॉलिकल में, फिर यही चेंज होगी ये टर्सरी फॉलिकल में, और यही चेंज होगी काय में? ग्राफियन फॉलिकल में, और यहीं से फिर अंडोत्सर्ग होगा। समझ गए? यहीं से क्या हो जाएगा? अंडोत्सर्ग हो गया। लेकिन हम इसी डायग्राम में यही कैसे तुमको समझा देंगे भाई? तो इसलिए ये इस तरीके से बनाया गया है। जैसे देखिए,
ये अंडाशय है, ये फिम्बरी है। इधर कहीं से भी ओवुलेशन हो रहा है तो फिम्बरी कैप्चर करेगी उसको, यहाँ से हो, यहाँ से कहीं से भी हो, फिम्बरी उसको कैप्चर करेगी। ठीक, ये हो गई अपनी अंडाशय की संरचना। हो गया ये क्लियर? हो गया है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मैम समझ में आया है। ओके, चलिए अब इसको मिटाते हैं और आगे हम आपको बड़ी ही प्यारी चीज बताने वाले हैं। मिटा दें? ये एक फीमेल है, ठीक। ये इसका मस्तिष्क है, इसके मस्तिष्क में एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। दिख रहा है क्या है यहाँ पर? हाइपोथैलेमस। ठीक, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे है प्यूटिटरी ग्लैंड, मतलब कि पीयूष ग्रंथि। क्या है ये है पीयूष ग्रंथि। ठीक, और यहाँ है इस फीमेल का, दिख रहा है ना, फीमेल का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कह दो गर्भाशय, और यहाँ क्या होंगे इसके अंडाशय, ऐसे, ये फैलोपियन ट्यूब, इस तरीके से ऐसे होगा। इसी सिस्टम को हम यहाँ बनाएंगे। इधर देखिएगा, जैसे ही ये जो एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की थी, लड़की मतलब कि बच्ची बहुत सुंदर दिख रही, बहुत प्यारी दिख रही, अब जैसे वो देखो पहले वो दिखती थी, ये जो है वो पहले दिखती थी ऐसे, फ्रॉक पहनी है इस तरीके से, और अब दिख रही है ये ऐसे, है ना। तो यहाँ और यहाँ में अंतर है, ये इसके कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था, और ये यौवनावस्था है, मतलब कि प्यूबर्टी यहाँ आ गई है। तो इस फीमेल में क्या आ गई है अब, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी या यौवनारंभ कहते हो गई। यौवनारंभ में इसके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जो है GnRH हार्मोन। कौन सा है? GnRH हार्मोन। क्या कह दोगे? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन गया पीयूष ग्रंथि के पास, और उनने पीयूष ग्रंथि को बोला कि तुम जल्दी से इसे रिलीज कर दो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि ने रिलीज कर दिया गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। पीयूष ग्रंथि ने 2 गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज किए, FSH और LH। तुमको ऐसा लगता होगा जो मेल में पढ़े वही है ना, आगे देखो कहानी बदलेगी थोड़ी। ये क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, और ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
अब भी हमने बताई थी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्गी की प्रक्रिया कराता है, लूटता है जाके ग्राफियन फॉलिकल को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, अब देखिएगा क्या होगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऐसा करते हैं हम पूरा सिस्टम नहीं पूरा सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, एक छोटी एक बड़ी बन गई, क्यों? अंडाशय, कोई बात नहीं। ये जो LH और FSH हैं दोनों ब्लड, देखो बने पीयूष ग्रंथि में है लेकिन ब्लड वेसल्स की सहायता से अंडाशय में तो जा सकते हैं ना, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाओगे तो LH और FSH कहाँ पहुंच जाते हैं? अंडाशय में। अब देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो क्या कराएगा? फॉलिकल को ग्रो कराएगा, तो यहाँ पर उपस्थित है फॉलिकल, तो ये इन फॉलिकल में वृद्धि कराता है। कौन गया अंदर? FSH गया और LH भी जाएगा, इनने फॉलिकल को ग्रो कराया, फॉलिकल बड़ी हो गई ऐसे, मतलब फॉलिकल को ग्रो कराए तो प्राइमरी से सेकेंडरी बन गई, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल। फिर LH का लेवल अचानक से बढ़ गया तो ग्राफियन फॉलिकल फट गई, ओवम निकल गया बाहर। ठीक, इस तरीके से हुआ। अब देखो FSH आया तो ये फॉलिकल ने ग्रो करना स्टार्ट कर दी, प्राइमरी इतनी छोटी थी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, अब ये जो फॉलिकल है वो कुछ हार्मोन रिलीज करती हैं, कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं? एस्ट्रोजन और P से प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक, अब ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ब्लड वेसल्स की सहायता से कहाँ पहुंच जाएंगे? गर्भाशय में। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को जाके बना देगा, ये एंडोमेट्रियम बनने लगेगी, किसके आने के कारण? एस्ट्रोजन के आने के कारण। ठीक, और प्रोजेस्टेरोन इस एंडोमेट्रियम को बनाए रखने का काम करेगा। लिख दें यहाँ, एस्ट्रोजन गर्भाशय दीवार एंडोमेट्रियम को बनाता है, गर्भाशय दीवार एंडोमेट्रियम को बनाता है। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को पकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है मतलब कि टूटने नहीं देता। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन काम करते हैं। ठीक, अब इन्हीं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण ही फीमेल के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं वो विकसित होने लगते हैं, जैसे कि स्तन ग्रंथियों का बढ़ना हो गया, आवाज का पतला होना हो गया। ठीक, ये सारे क्लियर हो गया, ये पूरा देख लीजिए एक बार। ठीक, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे आर्तव चक्र, और उस आर्तव चक्रों को पढ़ने के लिए ये जो हार्मोन्स हैं ये पढ़ना जरूरी था, इसलिए हमने आपको हार्मोन्स पढ़ा दिए हैं। ये क्लियर हो गया? समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमें समझ में आया है, और कहीं भी कोई भी गलती हो गई हो, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो गया हो तुमको
तो फिर तुम कमेंट करना कि हाँ ये चीज हमें समझ में नहीं आई है, या तो हम वॉइस मैसेज कर देंगे तुमको रिप्लाई, या तो फिर हम अगली वीडियो में उस पूरी चीज को, मतलब जो आपको कंफ्यूजन होगा उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके।